हेलो चिल्ड्रंस। लास्ट वीडियो में हमने ख्याति मूल्यांकन की विधियों पर चर्चा की थी। आज हमें ख्याति मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तो बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर जो दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2017 को एक फर्म की संपत्तियां 2 लाख रुपए थी, जिसमें 10,000 रोकड़ भी शामिल थी। इस तिथि को लेनदार 10,000 रुपए के थे। साझेदारों के पूंजी खातों में 1,60,000 रुपए का शेष व संचय कोष 30,000 रुपए का था। ब्याज की दर 8% व जोखिम तत्व 2% था। अधिलाभों के 3 वर्षीय क्रय पर फर्म की ख्याति का मूल्य 33,000 रुपए हो तो वास्तविक औसत लाभों की राशि ज्ञात करो। प्रश्न में क्या पूछा है? वास्तविक औसत लाभ पूछा हुआ है और हमें दिया हुआ क्या है? अधिलाभों के 3 वर्षीय क्रय आधार पर फर्म की ख्याति का मूल्य 33,000 यानी ख्याति हमें ज्ञात करके दे रखी है। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या बिंदु दिए हुए हैं, पहले अपन उन बिंदुओं को लिख लेते हैं। प्रश्न में लिखा है 1 अप्रैल 2017 को फर्म की संपत्तियां 2 लाख रुपए थी, यानी फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं, कुल संपत्तियां ये प्रश्न में दी हुई हैं रुपए 2 लाख। ये फर्म की कुल संपत्तियां दी हुई है रुपए 2 लाख, जिसमें 10,000 रुपये रोकड़ शामिल है। तो कुल संपत्तियों में रोकड़ का शामिल रहना तो वाजिब है। सिर्फ कुल संपत्तियों में 3 चीजों को मटाते हैं। उन्होंने पिछली बार अपन ने पिछले वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुल संपत्तियों में से सिर्फ 3 चीजों को छोड़ा जाता है। एक, चिट्ठे में उपस्थित ख्याति, संचित हानियां और गैर व्यापारिक विनियोग से सभी संपत्तियों को ख्याति मूल्यांकन के उद्देश्य से अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो रोकड़ इसमें शामिल है तो इसे शामिल रहने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस तिथि को लेनदार मतलब चालू दायित्व हो गया। तो प्रश्न में बताया लेनदार दिए हुए हैं 10,000 रुपए। और फिर बता रहे हैं साझेदारों के पूंजी खातों में शेष था 1,60,000 और संचय कोष में 30,000 रुपए। तो साझेदारों के पूंजी खाते का शेष यानी कि साझेदारों की पूंजी दी हुई थी, कुल पूंजी साझेदारों की 1,60,000। और इसके अलावा हमें प्रश्न में दिया हुआ है संचय कोष अर्थात ये संचित लाभ हो गया। संचय कोष ये हमारा संचित लाभ है, ये होगा अपना 30,000। इसके बाद हमें प्रश्न में दिया हुआ है ब्याज की दर 8% है। यहां मैं लिख रहा हूं ब्याज की दर दी हुई है 8% और 2% जोखिम तत्व है। तो जोखिम की जो दर है, जोखिम तत्व की जो दर है वो है 2%, 8% और 2%। फिर प्रश्न में कहा अधिलाभों के 3 वर्षीय क्रय पर फर्म की ख्याति का मूल्य 33,000 रुपये हो तो वास्तविक औसत लाभ ज्ञात करो। यानी प्रश्न में हमें ख्याति की रकम दे रखी है 33,000 और किस प्रकार ख्याति का मूल्यांकन किया गया? अधिलाभों के 3 वर्षीय क्रय पर फर्म की ख्याति का मूल्य 33,000 रुपये हो तो यानी कि हमने ख्याति ज्ञात की अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष। इस सूत्र से अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया है, तो अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष, इस सूत्र से इसने ख्याति की गणना की है। और इसने क्या बताया? अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, यानी क्रय के वर्ष है 3, ख्याति का मूल्य 33,000। तो यहाँ पे ख्याति का मूल्य 33,000 और अधिलाभ हमें ज्ञात नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अधिलाभ एक अज्ञात मद है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे अधिलाभ। और फिर इसके बाद प्रश्न में पूछा हुआ क्या है? वास्तविक औसत लाभों की राशि ज्ञात करो। तो ख्याति की रकम दी हुई है और हमें औसत लाभ ज्ञात करने हैं, तो किस प्रकार करेंगे? देखिए जो सूचनाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, इन सूचनाओं के आधार पर हम देखें तो अधिलाभ विधि से ख्याति की गणना की है। तो अधिलाभ विधि में ख्याति की गणना की जो प्रक्रिया, उस पूरी प्रक्रिया को हम ध्यान में रखते हुए औसत लाभ ज्ञात करेंगे। देखिए क्या करना है, ख्याति की रकम 33,000 है, अधिलाभ अज्ञात है और गुणा 3। तो इस 3 को अगर मैं इधर ले आता हूं, इसकी साइड चेंज कर देता हूं, तो अधिलाभ बराबर क्या हो जाता है? अधिलाभ बराबर ये 33,000 था और ये भी 3 गुणा में था, इधर आके किस में हो गया? भाग में हो गया, भाग 3 बराबर अधिलाभ हो गई 11,000।
अब अधिलाभ विधि से ख्याति ज्ञात करते समय हम क्या करते हैं, अधिलाभ का सूत्र रखते हैं। तो अधिलाभ किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, यहां लिखते हैं अपन अधिलाभ बराबर औसत लाभ, औसत लाभ माइनस, क्या माइनस करते हैं, सामान्य लाभ। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ में से सामान्य लाभ हम माइनस करेंगे तो हमें अधिलाभ ज्ञात होते हैं। इस प्रश्न में अधिलाभ हम पहले यहाँ पे ज्ञात कर चुके, ये हमारे अधिलाभ थे, ये हम पहले ही ज्ञात कर चुके थे। तो इसमें अधिलाभ की जगह मैंने रखी 11,000। औसत लाभ हमें ज्ञात करना है, ये प्रश्न में पूछा हुआ है। तो ये एक अज्ञात मध्यम है, ऐसा कैसे लिख रहा हूं, औसत लाभ, औसत लाभ माइनस क्या करना है, सामान्य लाभ माइनस करना है। तो सामान्य लाभ भी प्रश्न में नहीं दिया हुआ, लेकिन सामान्य लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, देखिए अपन यहां से, यहाँ पे मैं आपको सामान्य लाभ ज्ञात करके बता देता हूं। सामान्य लाभ का जो सूत्र होता है वो होता है सामान्य लाभ बराबर होता है विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय दर बटा 100। ये सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखवाया था। तो देखिए विनियोजित पूंजी क्या प्रश्न में है, देखिए यहाँ पे कुल संपत्ति दी और कुल लेनदार यानी कि चालू दायित्व बाह्य दायित्व दिए हुए, और आपको मैंने विनियोजित पूंजी ज्ञात करने के दो सूत्र बताए थे। एक बताया था कुल संपत्ति माइनस बाह्य दायित्व, और बाह्य दायित्व में चालू दायित्व को लेंगे और लेनदार एक चालू दायित्व है। तो यहाँ पे कुल संपत्ति है 2 लाख, इसमें से 10,000 के लेनदार मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो ये क्या होगी, विनियोजित पूंजी ज्ञात हो गई। इसके अलावा आप यूँ भी कर सकते हैं, दूसरा मैंने सूत्र भी आपको बताया था, पूंजी में संचित लाभों को जोड़ दें और संचित हानियों घटाएं। तो संचित हानियां यहाँ पे है नहीं, पूंजी में संचय कोष को जोड़ा तो भी अपने 1,90,000। आपने कुल संपत्ति 2 लाख में से लेनदार 10,000 घटाए तो विनियोजित पूंजी आपके पास कितनी रही, 1,90,000 रही। उसी प्रकार पूंजी कोष में अगर आप जोड़ देते हो तो भी आपका 1,90,000 है। तो दोनों में से किसी भी विधि से आप इसको कर सकते हो, दोनों विधियां आपको बताई हुई है पीछे। तो यहाँ पे विनियोजित पूंजी 1,90,000 है। तो इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे 1,90,000 विनियोजित पूंजी और सामान्य प्रत्यय की दर कितनी है वो भी देखना होगा। तो सामान्य प्रत्यय दर देखो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ब्याज की दर और जोखिम दर दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें ज्ञात होती है सामान्य प्रत्यय दर। तो सामान्य प्रत्यय दर होगी 10%, सामान्य प्रत्याय दर, ये सामान्य प्रत्याय दर है 10%। तो यहाँ लिखा 10/100 यानी कि 19,000 रुपये हो गए सामान्य लाभ। अब ये सामान्य लाभ मैंने यहाँ रखे 19,000, तो अधिलाभ 11,000 बराबर औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ 19,000। अब मैं क्या करता हूँ, इनका पक्षांतरण करता हूँ। पक्षांतरण करने पर मुझे ज्ञात होता है कि 19,000 अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो 11,000 और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 19,000। पक्षांतरण किया मैंने तो औसत 19,000 इधर चला गया, तो 11,000 प्लस 19,000 बराबर औसत लाभ। तो इसका अर्थ औसत लाभ बराबर हो गया, औसत लाभ बराबर 11 प्लस 19, ये हो गया 30,000। तो 30,000 रुपये के औसत लाभ हो गए जो प्रश्न में हमसे पूछे गए थे। तो यहां तक ये प्रश्न आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखते हैं अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, एक फर्म की पूंजी 1,80,000 रुपये है एवं औसत लाभ 24,000 रुपये। सामान्य प्रत्याय दर 12% मानते हुए पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य पूछा है। अब पूंजीकरण विधि में ख्याति का मूल्य औसत लाभ एवं अधिलाभ 2 आधारों पर ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रश्न में कुछ नहीं बोला है तो हम क्या करेंगे, औसत लाभ के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात करता हूं।
तो ख्याति का सूत्र क्या होगा, ख्याति बराबर औसत लाभ, औसत लाभ भाग सामान्य प्रत्याय दर, सामान्य प्रत्याय दर गुणा 100। अब इतना जो भाग हमने ये लिखा है इसे कहते हैं लाभों का पूंजीकरण, और इसमें से हमें माइनस करनी है शुद्ध संपत्तियां, या फिर कह सकते हैं विनियोजित पूंजी कह सकते हैं, शुद्ध संपत्ति या विनियोजित पूंजी। तो मैं लिख रहा हूं विनियोजित पूंजी भी लिख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि शुद्ध संपत्ति और विनियोजित पूंजी का यहाँ पे एक ही अर्थ है, तो यहाँ विनियोजित पूंजी भी लिख सकते हैं और शुद्ध संपत्ति भी लिख सकते हैं। तो विनियोजित पूंजी इसमें से घटा दी जाएगी, शुद्ध संपत्ति भी लिखा जा सकता है। ख्याति ज्ञात करनी है तो औसत लाभ जो प्रश्न में दिए हुए हैं वो है 24,000, और सामान्य प्रत्याय दर प्रश्न में कितनी दी हुई है आपको 12%, और यहाँ लिखा मैंने गुणा 100, और ये हो गया लाभों का पूंजीकरण। इसमें से विनियोजित पूंजी अर्थात शुद्ध संपत्ति जो दी हुई है 1,80,000 रुपये फर्म की पूंजी दी हुई है, तो फर्म की पूंजी ही विनियोजित पूंजी है आपकी 1,80,000। तो इसको हमने हल किया तो 12 से 24 को अपन ने कैंसिल किया तो 12 दूनी 24, 2,000, 2 लाख, तो ये आएगा आपका 2 लाख, और इस 2 लाख में से आपको ये 1,80,000 घटा देना है, तो 1,80 घटाएंगे 2 लाख में से तो 20,000 रुपये आपकी ख्याति का मूल्य होगा। तो इस प्रकार आप पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं। फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख है और सामान्य प्रत्याय की दर 10% वार्षिक है। प्रत्येक साझेदार का वेतन 8,000 रुपये है। औसत लाभ 80,000 रुपये। अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार प्रश्न में कहा है कि अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का सूत्र होगा अधिलाभ गुणा अधिलाभ गुणा 100 भाग सामान्य प्रत्याय दर। इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है ख्याति के लिए इस प्रश्न में। अब इस प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है एक फर्म में ए और बी साझेदार हैं। इनकी विनियोजित पूंजी 5 लाख है। सामान्य प्रत्याय की दर 10% है। साझेदारों को वेतन 8,000 है। औसत लाभ 80,000 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अधिलाभ ज्ञात करने हैं। तो यहां मैं अधिलाभ का सूत्र रखता हूं अधिलाभ। तो अधिलाभ बराबर होगा औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। अब हमें अधिलाभ ज्ञात करने के लिए औसत लाभ और सामान्य लाभ की राशि चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 लाइन छोड़ दे रहा हूँ और उसके बाद सबसे पहले औसत लाभ ज्ञात करेंगे। तो देखिए औसत लाभ जब ज्ञात करने हैं तो प्रश्न में औसत लाभ तो दिया हुआ है 80,000 रुपये, लेकिन साथ में एक बात और कही है कि प्रत्येक साझेदार का वेतन 8,000 रुपये। और आपको याद होगा जब हमने औसत लाभ विधि से ख्याति का मूल्यांकन करना सीखा था, उस समय मैंने आपको बताया था कि साझेदारों का वेतन और पारिश्रमिक अगर प्रश्न में दिया हो तो उसे हमें लाभों में से घटा देना चाहिए। तो यहाँ पे प्रत्येक साझेदार का 8,000 रुपये वेतन है, तो मैंने यहाँ पे 8,000 एक साझेदार, प्रत्येक का मतलब एक साझेदार का 8,000 है। और यहाँ इस प्रश्न में देखिए ए और बी 2 साझेदार हैं, तो दोनों का वेतन कितना हो गया 8 दूनी 16,000 दोनों का वेतन हो गया, जो मैं इससे घटाना है। तो 80,000 में से 16,000 माइनस किए तो 64,000 रुपये हमारा औसत लाभ रह गया। इसके बाद हमें चाहिए सामान्य लाभ, और सामान्य लाभ होंगे, इसका सामान्य लाभ का हम सूत्र रखेंगे सामान्य लाभ बराबर विनियोजित
पूंजी गुणा सामान्य प्रत्याय दर, सामान्य प्रत्याय दर भाग 100। अब इस प्रश्न में विनियोजित पूंजी दी हुई है 5 लाख रुपए, 5 लाख, और सामान्य प्रत्याय दर दी हुई है 10% और भाग 100 बराबर हो गया 50,000। अब दोनों प्रकार के लाभ औसत और सामान्य लाभ हमारे पास है, तो अधिलाभ के सूत्र में रखा। औसत लाभ आए 64,000, सामान्य लाभ आए हैं 50,000। तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाए तो 14,000 अपने अधिलाभ रहे, और इन अधिलाभों को हमने यहाँ इस ख्याति के सूत्र में रखा। तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा 100, तो अधिलाभ है 14,000, अधिलाभ गुणा 100, तो अधिलाभ है 14,000। तो यहाँ लिखा मैंने 14,000 और गुणा किया 100 से, और भाग देना सामान्य प्रत्याय दर का, जो कि प्रश्न में दी हुई है कितनी, 10%। तो भाग दिया 10 का, तो 10 का भाग देने से हमें ज्ञात होगा, एक जीरो इधर से मैं काट देता हूँ इसको, तो 1,40,000 रुपये आपकी ख्याति का मूल्य हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रश्न में ख्याति बराबर रहेगी 1,40,000 रुपये। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, एक्स व वाई की समायोजित पूंजी क्रमशः है 30,000 व 25,000 है। जेड के लाभों में 1/4 हिस्से के लिए 25,000 रुपए की पूंजी लाता है। यानी जेड लाभों में, यहाँ पे लिखा जेड लाभों में, ये के यहाँ पे गलत छपा हुआ है, तो यहाँ प्रश्न इतना ही होगा कि जेड लाभों में 1/4 हिस्से के लिए 25,000 रुपये पूंजी लाता है। ख्याति की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में ना तो औसत लाभ के आधार पर बताया है, ना अधिलाभ, ना पूंजीकरण विधि, किसी भी विधि का नाम यहाँ नहीं लिया गया है। बस इतना बता रहा है कि एक्स और वाई यहाँ पे साझेदार हैं, जिनकी एक्स और वाई की समायोजित पूंजी दे रखी है, और जेड को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बनाया, जबकि 1/4 हिस्से के लिए जेड कितनी पूंजी लाता है, 25,000 रुपये पूंजी ला रहा है, और ख्याति का मूल्य पूछा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ख्याति का मूल्य समायोजित पूंजी के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो मैंने आपको पूंजी समायोजन विधि के माध्यम से ख्याति ज्ञात करने के लिए बताया था कि सबसे पहले आपको नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है। तो हमने लिखा यहाँ पे फर्म की कुल पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर हमें ज्ञात करनी है। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, और ये कुल पूंजी किस प्रकार ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, ये मैंने आपको बताया था कि नया साझेदार जितनी भी पूंजी लाता है उसे अपन यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रश्न में जेड नया साझेदार आ रहा है, जो कितनी पूंजी ला रहा है, 25,000 रुपये की पूंजी लाया है, और इसे 1/, नए साझेदार का हिस्सा। अब देखिए इसको हल किस प्रकार करना है आपको मैं समझा देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि एक यहां कर रहा हूं, देखिए 1/, नया साझेदार का हिस्सा, तो मैंने लिखा 1/, नया साझेदार जेड है, 1/4 हिस्से के लिए, तो मैंने लिखा 1/1/4। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो 4 है ये ऊपर 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 × 4, और बटा में कितना रह गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार 1/, ये संख्या दे रखा है, इसका मतलब इतना सा है कि नए साझेदार का जो हिस्सा है उसे उल्टा करना है और गुणा करना है। तो कितना हो गया, 4/1 हो गया। 1/4 किया तो ये 4 ऊपर गुणा में चला गया, तो ये 4/1 हो गया। तो ये आपको हर प्रश्न में बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की कैलकुलेशन हो 1/, साझेदार का हिस्सा, तो उसका अर्थ ये होगा कि साझेदार के हिस्से को उल्टा करना, उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा करना, आपको इतना ध्यान रखना है। तो 1/, नए साझेदार का हिस्सा है, इसका मतलब उसके हिस्से को उल्टा कर दिया। तो हिस्से को उल्टा करके हमने गुणा किया, तो 2500 को 100, 1 लाख रुपए फर्म की कुल पूंजी हो जाती है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। अब इसमें से मैंने आपको बताया था घटाना है विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी
नए साझेदार की पूंजी सहित विनियोजित पूंजी, ये नए साझेदार की पूंजी सहित होगी, नए साझेदार की पूंजी सहित। अब देखिए आपको यहां प्रश्न में दिया हुआ है एक्स और वाई की समायोजित पूंजी। आपको ध्यान होगा विनियोजित पूंजी, जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी विनियोजित पूंजी की, तो मैंने आपको दो विधियां बताई थी, एक संपत्ति पक्ष के आधार पर, एक दायित्व पक्ष के आधार पर। और दायित्व पक्ष के आधार पर मैंने बताया था कि साझेदारों की पूंजी में संचित लाभों को जोड़ना है और संचित हानियों को घटाना है। तो संचित लाभ इस प्रश्न में नहीं है, संचित हानियां नहीं है, सिर्फ पूंजी दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, साझेदारों की पूंजी ले लेते हैं, एक्स की पूंजी कितनी है वो ले लेते हैं, वाई की पूंजी ले लेते हैं, वाई की पूंजी ले लेते हैं अपन यहाँ पे, और जो नया साझेदार जेड आया है उसकी पूंजी को भी यहाँ शामिल करना है। तो जेड की पूंजी भी हमें यहाँ पे लेनी होगी, तो जेड की भी पूंजी हम यहाँ लेते हैं। तो एक्स और वाई की जो समायोजित पूंजी है वो 30,000 और 25,000, तो इनकी समायोजित पूंजी 55,000 होती है। अब इसमें नए साझेदार की पूंजी शामिल करें तो नया साझेदार जेड आया है, 25,000 रुपये पूंजी के साथ आया है, ये अपने यहाँ लिखी भी है, और वैसे प्रश्न में आप देख सकते हैं 25,000 पूंजी के साथ है। तो 30, 25 और 25 इनको सबको हमने जोड़ा तो ये आया 50, 80,000 आया। ये 80,000 विनियोजित पूंजी होगी नए साझेदार की पूंजी सहित। और इस विनियोजित पूंजी को जब हमने इसमें से घटाया तो हमें पता लगा कि 1,00,000 में से 80,000 विनियोजित पूंजी घटेगी तो 20,000 रुपये हमारे पास शेष अंतर की जो राशि रही है, इसे हमने कहा फर्म की ख्याति। ये फर्म की ख्याति का मूल्य है, फर्म की ख्याति का मूल्य आपका 20,000 है। इसे आप छुपी हुई ख्याति भी कह सकते हो। तो अपन कह सकते पूंजी समायोजन के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन, ये है ख्याति का मूल्यांकन। इसको आप छुपी हुई ख्याति भी कह सकते हैं और पूंजी समायोजन के आधार पर ख्याति की गणना भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। 31/12/2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के चिट्ठे में ए व बी की पूंजी क्रमशः 40,000 व 30,000 है। यहां प्रश्न में बताया कि ए व बी की पूंजी, ए की पूंजी प्रश्न में दी है 40,000 और बी की पूंजी प्रश्न में दी हुई है, बी की पूंजी प्रश्न में दी है 30,000। फिर बता रहा है सामान्य संचय है 20,000, सामान्य संचय 20,000 का शेष है। तो सामान्य संचय, सामान्य संचय, देखिए संचय का मतलब है संचित लाभ है, संचय लाभों से बनते हैं, तो संचय लाभ होते हैं, तो ये हमारे संचित लाभ हैं। तो ये संचित लाभ हमें दिए हुए हैं 20,000। अब आपको ध्यान होगा मैंने पिछले वीडियो में आपको विनियोजित पूंजी का एक सूत्र बताया था, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, और दूसरा बताया था पूंजी प्लस संचित लाभ माइनस संचित हानियां और गैर व्यापारिक विनियोग, ये घटाने थे। तो यहाँ पे अपने को ए तथा बी की पूंजी दी हुई है और सामान्य संचय दिया हुआ है। अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो विनियोजित पूंजी होती है 40 और 30, 70, 70 और 20, 90,000 रुपये फर्म की विनियोजित पूंजी होती है। यह फर्म की विनियोजित पूंजी हो गई, विनियोजित पूंजी। ये पूंजी है ए तथा बी की सिर्फ। इसके बाद देखिए प्रश्न में आगे बोल रहे हैं सी को 1/3 हिस्से के लिए 1/1/2017 को प्रवेश करता है, पूंजी 50,000 रुपये लेकर आता है, ख्याति की गणना कीजिए। इस प्रश्न में भी देखो पूंजी की राशि दी हुई है और ख्याति की गणना पूछी हुई है, तो ठीक उसी प्रकार अपन करेंगे। तो क्या करना है, आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है यहाँ पे। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए सबसे पहले नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है। तो मैंने यहाँ लिखा फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे, किसके आधार पर, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। तो नया साझेदार जो आया है वो आया है सी, 1/3 हिस्से के लिए आप 50,000 रुपये पूंजी लेकर आता है। तो नए साझेदार की पूंजी 50,000 रखी और नए साझेदार का हिस्सा दे रखा है यहाँ पे 1/3, 1/3 हिस्से के लिए है, तो उसको उल्टा करो, 1/3 को कितना हुआ, 3/1।
गुणा किया तो आया 50,000 गुणा 3, 1,50,000। ये फर्म की कुल पूंजी भी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर। इसमें से हमें माइनस करना है विनियोजित पूंजी नए साझेदार की पूंजी सहित। विनियोजित पूंजी नए साझेदार की पूंजी सहित, नए साझेदार की पूंजी सहित। तो अब यहां देखिए, अभी हमने विनियोजित पूंजी ऊपर ज्ञात की है, ए और बी की पूंजी, बी की विनियोजित पूंजी भी 90,000। तो विनियोजित पूंजी है 40,000 ए की पूंजी, प्लस बी की पूंजी 30,000, प्लस सामान्य संचय की राशि 20,000, और उसमें अब प्लस करना है नए साझेदार की पूंजी जो कि कितनी है 50,000। तो ये 50,000 नए साझेदार की पूंजी प्लस की, तो 1,40,000 रुपए नए साझेदार की पूंजी सहित कुल विनियोजित पूंजी आई। इस कुल विनियोजित पूंजी को हमें फर्म की कुल पूंजी जो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर ज्ञात की उसमें से घटाया, तो 10,000 रुपए ये रही अपनी फर्म की ख्याति। फर्म की ख्याति, या इसे कह सकते हैं क्या, छुपी हुई ख्याति। तो इस प्रकार ऊपर वाले और इस प्रश्न में, इससे पिछले वाले प्रश्न में और इस प्रश्न में सिर्फ एक अंतर था। पिछले वाले प्रश्न में सामान्य संचय नहीं दिया हुआ था, यहाँ सामान्य संचय दिया हुआ है। सामान्य संचय पे आप ध्यान रखेंगे, सामान्य संचय जो होता है वो संचित लाभ होता है। जो संचित लाभ होते हैं वो पूंजी का हिस्सा होते हैं, तो उन्हें पूंजी में जोड़ दिया जाना चाहिए। देखते हैं अपन अगला प्रश्न। किसी फर्म के अधिलाभ 10,000 हैं, 5 वर्ष के लिए 10% ब्याज दर पर 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 3.791 है, तो ख्याति का मूल्य क्या होगा। देखिए प्रश्न में दिया हुआ अधिलाभ और 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, तो वार्षिकी वर्तमान मूल्य दे रखा है और ख्याति का मूल्य हमें पूछा है। इसका मतलब वार्षिकी विधि से, वार्षिक वृद्धि विधि से ख्याति का मूल्य पूछ रहा है। और आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वार्षिकी विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाते हैं अधिलाभ गुणा 1 रुपए का वर्तमान मूल्य। इस प्रश्न में अधिलाभ दिया हुआ है तो हम अधिलाभ ले लेते हैं। प्रश्न में औसत लाभ बताया होता तो हम औसत लाभ लिख सकते थे सूत्र में। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ख्याति का सूत्र क्या रखना होगा, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा रुपए 1 का वर्तमान मूल्य। तो अधिलाभ प्रश्न में हमें दिए हुए हैं 10,000 रुपए की और रुपए 1 का वर्तमान मूल्य ज्ञात करके दिया हुआ है 3.791, और हमने इसको जब गुणा किया तो ख्याति का मूल्य हो गया 3,791 को आपने गुणा किया तो 910, यानी 37,910 रुपए ख्याति का मूल्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 3,50,000 रुपए तय हुआ, इस व्यवसाय की संपत्तियां 4 लाख व दायित्व 80,000 है, तो ख्याति का मूल्य क्या होगा। देखिए प्रश्न में व्यवसाय का क्रय प्रतिफल दिया हुआ है और संपत्ति दायित्व दिए हुए हैं, तो इस आधार पे क्रय प्रतिफल दिया हुआ, इसका अर्थ हुआ कि व्यवसाय विक्रय के समय हमसे ख्याति का मूल्य पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि व्यवसाय विक्रय के समय ख्याति का मूल्य जब हम ज्ञात करते हैं वो क्रय प्रतिफल में से शुद्ध संपत्तियों को घटाकर ज्ञात किया जाता है। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, ख्याति का सूत्र रखेंगे, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणा, इसमें हम क्या करेंगे, ख्याति, इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल में से माइनस कर देंगे शुद्ध संपत्तियों को, शुद्ध संपत्ति माइनस कर देंगे। तो क्रय प्रतिफल प्रश्न में दिया हुआ है 3,50,000 रुपए,
शुद्ध संपत्ति हमें ज्ञात करनी है, तो यहां शुद्ध संपत्ति हम ज्ञात कर लेते हैं, शुद्ध संपत्ति। और आपको मैंने कई बार बताया है, शुद्ध संपत्ति का अर्थ विनियोजित पूंजी से लिया जाता है यहाँ पे ख्याति मूल्यांकन के उद्देश्य से। तो शुद्ध संपत्ति मतलब होगा कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। तो यहाँ पे कुल संपत्ति जो थी वो थी प्रश्न में दे रखी थी 4 लाख, और कुल दायित्व आपको यहां दिए हुए हैं 80,000। तो 4 लाख में से आपने 80,000 घटा देने हैं, तो 3,20,000 रुपए की शुद्ध संपत्ति आपके पास रह जाती है। और इन शुद्ध संपत्तियों को आपको यहां रखना है, 3,20,000 रुपए शुद्ध संपत्ति आपने यहां रखी, तो ख्याति हो गई आपकी रुपए 30,000। तो ये होगी आपकी ख्याति। इस प्रकार क्रय प्रतिफल में से शुद्ध संपत्ति आप घटा दोगे तो आपको ख्याति का मूल्य प्राप्त हो जाता है रुपए 30,000। अगला हमारा टॉपिक रहेगा नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति का लेखांकन।